अब थोड़ी चर्चा प्राकृतिक खेती भी कर लेता हूं। मेरे आने से पहले आप यहां बैठे थे और डॉक्टर कमलेश भाई चौधरी ने प्राकृतिक खेती के बारे में आप लोगों को बताया होगा ना? कुछ नहीं बताया? जानकारी मिली है ना आपको? और उन्होंने मेरी माँ बहनों सब के लिए सुनने की बात है। देखो, आप ये सोच लो कि ये हमारा विषय नहीं है। हम कोई खेती थोड़ा ही करते, हम तो शहर में रहते हैं। हमने खेती से क्या लेना, हमने पशुपालन से क्या लेना? ये सोच बहुत लोगों की होगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये सबकी ज़रूरत है। वो क्यों है कि भोजन तो सभी करते हैं कि नहीं, या यूं ही काम चल रहा आपका? बोलो भाई विद्यार्थियों, अब मैं क्लास लूँगा आपकी। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूँ, प्रधानाचार्य था मैं गुरुकुल में, अब 5 गुरुकुल चलाता हूँ मैं। तो मेरी क्लास में अब आपने बोलना है मेरी बहनों, चुप नहीं बैठना, आपने बोलना, प्रश्नोत्तर करेंगे, संवाद करेंगे। और मैं अनुमान लगाऊंगा कि कृष्णगढ़ में केवल डॉक्टर संजय मुंजपरा ही बुद्धिमान है, बाकी सारे लोग भी बुद्धिमान हैं। यदि प्रश्नोत्तर करोगे बढ़िया तो समझूंगा ये तो सारा इंटेलिजेंट लोगों का गांव है, और नहीं बोल पाए तो फिर मैं सोचूंगा एक ही प्रतिभाशाली आदमी था। तो समझ में आई? तो अब मैं प्रश्नोत्तर करूंगा और बोलना आपने। आप वो लोग हाथ खड़ा करें कि जो गांव में रहते हैं, केवल इस गांव के नहीं, पड़ोसी गांव के भी हों, लेकिन जो खेती करते हैं, करवाते हैं, वो हाथ खड़ा करो जो खेती करते करो। वाह भाई वाह, ये तो मेरी माँ बहनों का बधाई हो, ये तो बहुत बड़ी संख्या में, आप भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे तो विद्यार्थी सही है मेरे सामने, यही चाहिए थे मुझे। आप प्राकृतिक खेती से इसलिए डरते हैं कि यदि हम रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो हमारे खेत का उत्पादन घट जाएगा। हाँ या ना? यही समस्या है ना? पकड़ लिया ना मैंने बीमारी को, अब इसका इलाज करता हूं। मैं खुद खेडूत हूं, और जैसे आप यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते थे, मैं भी भर भर ट्रॉली डालता था, खूब डालता था। मेरे पास 200 एकड़ भूमि है, 400 गाय हैं, और जब से मैंने जहर वाली खेती छोड़ी, मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। जैविक खेती नहीं करता मैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल अलग है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती में अंतर ही नहीं समझते। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 साल से करवा रही है, लेकिन देश में लोकप्रिय नहीं हुई। लोगों में, उसके किसानों में मॉडल नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, मेहनत भी कम नहीं होती, खर्चा भी कम नहीं होता। लेकिन आप हमारी जो प्राकृतिक खेती, इसको भी जैविक माने बैठे हैं। जैविक खेती बिल्कुल अलग है और प्राकृतिक खेती अलग है। प्राकृतिक खेती में 5 नियम है, 5 आयाम है उसके करने के। बीज अच्छा लो, उसका सिलेक्शन करके बीजामृत में संस्कारित करना, और फिर जीवामृत बनाना, एक घन जीवामृत बनाना, खेत को ढक करके कम से कम जुताई करना, और एक समय फसल में अनेक फसल, 4-5 तरह की बीज देना। ये है प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत। और इसमें खर्चा मेरी माताओं है ही नहीं। जैविक खेती में बाहर से इनपुट लाना पड़ता, बाजार से खरीद के, लेकिन प्राकृतिक खेती में एक देसी गौ माता चाहिए घर में, कांकरेज गिर गाय। एक ही गाय से पूरी खेती हो जाएगी, इतनी कृपा है गौ माता में। आप
गाय के बारे में बड़ी श्रद्धा रखता है हिंदू समाज, और उसकी पूजा भी करता है, और गौ माता का नारा भी बहुत लगाता। नारा लगाओ गौ माता की, धीरे बोले गौ माता की। ना गाय का दूध पिएंगे, ना गाय पालेंगे, गौ माता की हो जाएगी। क्यों साहब, यही तो प्रोग्राम चलाते हो जाएगी जय। ना तो घर में गाय पालते, ना गाय का दूध पीते, दूध भी पीते तो भैंस का पसंद करते हैं। और माताएं कहती है गाढ़ा गाढ़ा लेके आओ भैंस वाला। लेकिन माताओं, दूध अमृत तो गौ माता का है। इस पर रिसर्च किया यूरोप के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और उन्होंने रिसर्च में क्या पाया कि भारतीय गाय का दूध A2 है, जो ब्रेन के लिए, शरीर के लिए, बुद्धि के लिए अमृत तुल्य काम करता है। और गोमूत्र और इसका छाण जो है खेती के लिए वरदान है। और ये जो भैंस आप पालते हो, जो दूध पीते हो, भैंस की जितनी अकल है दूध पी के उतनी हो जाएगी। देखा ना अपने भैंस के, कोई है किसके घर में भैंस है? दिक्कत नहीं, मैं भी पालता था। बोलो किन किन में है? बताओ, शाबाश। हाँ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही, धीरे मत उठाओ, पूरा उठा दो। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो पूछूंगा वो बताना ठीक है कि गलत है। गाय भैंस जब बच्चे को जन्म देती है और कोई पाढ़ा पैदा हो जाता है, तो 2 दिन तक पाढ़े को पता है कि तू धरती पे आ लिया। उस बेचारे को पता ही नहीं तू दुनिया में आ चुका है कि नहीं, इतना मदहोश है वो। और जब उसका दूध पिलाना पड़ता ना पाढ़े को, भैंस का, तो सारे परिवार को लगना पड़ता है। कोई आगे से पकड़ता, कोई पीछे से, तब धकेल के ले जाते हैं कि पी दूध। हाँ या ना? ऐसा ही होता है कि नहीं? और एक और देखना, आप 10 भैंस लाइन में बांध दो ऐसे, और उनके पाढ़े को इधर रखो। जब दूध पिलाने का समय पाढ़े को छोड़ो, वो सब की लात खाता घूमेगा। उसे यूं ही नहीं पता मेरी माँ कहाँ खड़ी है। जो पैर नहीं हिलाएगी, लात नहीं मारेगी, उसी के नीचे जुट जाएगा, यही तेरे वाली होगी। इतनी पहचान है उसको। जिसको अपनी माँ का नहीं पता कहाँ खड़ी है, उसका दूध पीने वाले की बुद्धि बताओ कितनी उज्जवल होगी, ये बताइए आप। और अब दूसरा, आप 10 गाय बांध दो, गाय, और इधर उनके बछड़े बच्ची बांध दो, और बच्चे को छोड़ना दूध के समय पे सीधा अपनी माँ के नीचे जाएगा डायरेक्ट। उसको इतना पता है। तो गाय का दूध पिया करो। तुम जय तो गौ माता की बोलते हो और दूध भैंस माता का पीते हो। और गाय केवल एक गुण नहीं उसमें, ये जो प्राकृतिक खेती की मैं बात करता हूं, इस देसी गौ माता के छाण में अब तो रिसर्च हो गई है। गुजरात में इस समय 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एक प्राकृतिक यूनिवर्सिटी भी अब हमने बनवाई नई, जिसमें केवल प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। और 4 पुरानी है, उनमें मैंने रिसर्च करवाए, साइंटिस्ट लगाए, और उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने क्या करवाया, उनके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्रों में एक खेती करवाई प्राकृतिक खेती, दूसरी कराई जैविक खेती, और तीसरी कराई रासायनिक खेती। और तीनों पर 3 साल तक रिसर्च करवाया। 1 साल की रिसर्च नहीं है ये, 3 वर्ष। और अब तीनों ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पेपर भी लिख दिए, रिपोर्ट भी छाप दी, और क्लियर बोला उन्होंने कि प्राकृतिक खेती में सही तरीके से किया जाए तो पहले साल ही इतना उत्पादन होता है जितना रासायनिक खेती में होता है, पहले ही साल।
और उसके बाद हर साल प्राकृतिक खेती में बढ़ता ही जाता है। और मैं अपने 200 एकड़ में 10 साल से प्राकृतिक खेती करता हूँ। मेरी कुछ भूमि बंजर बन चुकी थी रासायनिक खादों के कारण। इतना यूरिया डीएपी में डालता था, मेरा उत्पादन कम हो रहा था और खर्चा बढ़ रहा था। आज मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 था, आज मेरी वो धरती 1 और 1.7 तक चली गई। यानी कि जंगल की भूमि की तरह मेरी सारी भूमि उपजाऊ बन गई प्राकृतिक खेती से। भाइयों और बहनों, ये जो देसी गौ माता है, इसका छाण और गौमूत्र मूत्र खनिज का भंडार है। कोई बीमारी खेत में आए उसको जड़ मूल से नष्ट करने की ताकत गौमूत्र रखता है। और छाण में 1 ग्राम छाण में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं गौ माता देसी में, जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उर्वरकता को बढ़ाते हैं। अळसिया पैदा होता है, मित्र कीट पैदा होते हैं, और यही वो प्राणी हैं जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और रासायनिक खेती इन सबको मारने का काम करती है। जिस कौम को इतनी भी समझ ना हो अपने दुश्मन कौन है और मित्र कौन है, उसका भला बताओ कौन करेगा। आपके जो मित्र जीव हैं उनको भी मार दिया आपने सबको। आपसे पूछता हूं, एक अळसिया खेत से पकड़ो, तुम्हारे खेत में तो है ही नहीं, पकड़ोगे कहां से? सब मार दिए। लेकिन कहीं मिल भी जाए तो इस मेज पे टेबल पे लाकर रखो, बोलना है अब इस अळसिया के ऊपर यूरिया डालोगे जिएगा या मरेगा? बोलो भाई। और इसके ऊपर गाय का गोबर डालो तो बचेगा और परिवार बढ़ाएगा। ठीक है? ये अळसिया ये प्राकृतिक खेती में ही पैदा होता है। रासायनिक खेती इन सबको मारती है और धरती की गुणवत्ता को हर साल कम करती है। जब हरित क्रांति शुरू हुई ना भाइयों, पढ़े लिखे आप समझदार लोग हैं, ये 60 के दशक में हुई थी, डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। डॉक्टर नैने जैसे वैज्ञानिक अमेरिका पढ़ के आए थे और उन्होंने हरित क्रांति जब शुरू की, वो समय की मांग थी, उसका कोई विरोध नहीं, वो जरूरत थी उस समय देश के लिए। लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए थे वो हमने नहीं माने। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उनको ताक पे रख दिया। उस समय मेरी माँ, बहनों और भाइयों ध्यान से सुनो, उन्होंने पूरे देश की धरती के सैंपल लेकर रिसर्च कराया था कि हमारी धरती माँ कैसी है इस समय। तो सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। सारे देश की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और अब आईसीआर ने इस समय रिसर्च किया पूरे देश की धरती पे। अब पता आपकी धरती कहाँ चली गई है? सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2345 से नीचे आ गया है। और कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.55 से नीचे आ गया वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। आप जितने भाई बंधु यहाँ बैठे हैं ना, एक काम करना, कल परसों जब समय मिले अपने खेत की मिट्टी के सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजो और वहां से रिपोर्ट यही आएगी जो मैंने बोला है, आपकी धरती बंजर हो गई। क्यों हुई? क्योंकि यूरिया डीएपी जंतुनाशक, यूरिया डीएपी जंतुनाशक, और वो पढ़ पढ़ के उसमें सारे सूक्ष्म जीवाणु मर गए, सारे अळसिया मर गए, मित्र जीव मर गए, और वही धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इन सारी बातों को मेरे से पहले डॉक्टर कमलेश भाई चौधरी ने आपको बता दिया है। तो प्राकृतिक खेती के 5 आयाम पूरे करोगे तो इसमें नुकसान नहीं है। कैसे नहीं है?
अब प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझो। आप जंगल में कभी गए हो? आपने, ये तो सारा ही जंगल है, अमरेली में तो शेर घूमते हैं यहाँ तो दिन में भी, है ना जंगल। अच्छे जंगल में देखो कितने तरह के पेड़ पौधे, सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे। बताओ जंगल के पेड़ों को यूरिया कौन देता है? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थी हो। डीएपी कौन देता है? छाण कौन डालता है? पानी कौन देने जाता है? उनको पेस्टिसाइड कौन छिड़कता? कोई भी नहीं। और सारे पेड़ हरे भरे, समय पर फल का समय आता फल से लद जाते हैं। जंगल के पेड़ के एक पत्ते को तोड़ो, प्रयोगशाला में ले जाओ, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। उसमें फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो धरती को चाहिए सब उन पौधों में है। कहाँ से आया? यह है ईश्वर की व्यवस्था, यह है प्रकृति की व्यवस्था। जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेतों में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। इसका नाम प्राकृतिक खेती। हम प्राकृतिक खेती के द्वारा आपके सब खेतों को जो बंजर हो गए हैं उनको दोबारा उपजाऊ बना सकते हैं। वो मिट्टी दोबारा जवान और जिंदा हो सकती है। और नहीं ऐसा करोगे तो ध्यान से सुनो, अब मैं जो बात बता रहा हूं, यूएनओ की अभी 4-5 दिन पहले रिपोर्ट आई है, यूएनओ की, जो समस्त विश्व की खाद्य की चिंता करते हैं, उनका वो डिपार्टमेंट है। उन्होंने लिखा उसमें, जिस तरह से खेती रासायनिक दुनिया में चल रही है उसके कारण इस समय सारी दुनिया का 10% उत्पादन कम हो चुका है। पैदावार घटनी शुरू हो गई है क्योंकि धरती माँ जवाब दे गई। अब उसमें सामर्थ्य नहीं बचा है। और उसका सामर्थ्य आप याद करो, जो बड़े ले लोग यहाँ बैठे समर्थन करेंगे। आप बाजरा की रोटला खाते थे 30 साल पहले, उसमें जो खुशबू आती थी वो आज है? आप आलू गोभी की सब्जी बनाते थे, पड़ोसियों को भी पता लगता था माताओं। आपके घर में बाजरा की खिचड़ी बनती थी, पड़ोस में भी सूचना मिलती थी खुशबू की। आज आपकी किसी साग भाजी में कोई खुशबू नहीं है, अनाजों में नहीं है। फल फ्रूट घर में रखते थे तो पूरा घर सुवासित हो जाता था, आज पता ही नहीं लगता। हाँ, बदबू से घर जरूर भर जाता है। 2 दिन ना संभालो वही फल सड़ जाता, वही सब्जी भाजी सड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सब में जहर आ गया है और वो जहर हम सब के शरीर में जा रहा है। यहां जितने बैठे हो एक भी नहीं बचा हुआ है। अभी मेरी माँ, ध्यान से सुनो, अभी 1 महीना पहले एक दैनिक भास्कर अखबार है, उसके फ्रंट पेज पर उन्होंने एक रिसर्च छापी और उसमें क्या किया, 105 माताएं ली जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया था, और वो माताएं अपने आंचल का दूध उन बच्चों को पिला रही थी। ऐसी मां के दूध के सैंपल लिए और सब लेबोरेटरी में भेजे। सुनो ध्यान से, 105 में से 105 माताओं के दूध में जहर पाया। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब कुछ उसमें पाया है। अब मां का दूध बच्चे के लिए सबसे सुखकारी निरापद है। और मां पैदा होते ही बच्चों को क्या दे रही हैं, ये इस घटना का उल्लेख है। फिर वो मां जो खा रही थी साग भाजी, अन्न और दूध, उन गाय भैंस के दूध को भी जब चेक किया उसमें भी यही सारा सामान मिला, और जितने अनाज किए उनमें भी यही मिला। अभी 9 महीना पहले एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में,
और एक है पश्चिमी बंगाल में। उनके 10 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने इकट्ठे होकर 2 अनाजों पर रिसर्च किया जो सबसे ज़्यादा भारत में खाए जाते हैं। कौन से? गेहूं और चावल। दोनों पे रिसर्च किया और क्या पाया? दोनों ही अनाजों में जो आप और हम खा रहे हैं उसमें 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं है। 45% पोषक उसमें नहीं है। पेट तो वो भर रहा है लेकिन शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और इससे भी खतरनाक आर्सेनिक जैसे जहर 2-2 हजार गुना ज्यादा इनमें बढ़ चुके। इतना जहर यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक से फल, साग, भाजी में बढ़ चुका है। कल ही हम बैठे थे, महेश भाई कसवाला जी विधायक साहब, आपके इस एरिए में कोई केरी होती, आम, जो विदेशों तक सप्लाई होता था, लोग लेते थे। आज किसान ऐसा जहर उसमें डालते पकाने के लिए, उसके रंग रूप को बनाने के लिए जड़ों में डाल देते हैं कि जो उनके रंग रूप को तो बनाता लेकिन जो खाता उसके रंग रूप को बिगाड़ देता है, उसको डायरेक्ट कैंसर करता है। आज पशु पक्षियों को भी कैंसर हो रहे हैं, जीव जंतुओं भी मर रहे हैं। और कैंसर की स्थिति क्या है आपके गुजरात की? ये मेरी रिपोर्ट नहीं, हमारी सरकार की। अभी 4-5 दिन पहले कैंसर डे था बहनों, और उसमें आंकड़ा क्या है? 2020 में पूरे गुजरात में 70,000 कैंसर पेशेंट थे 2020 में। और अभी 4 दिन पहले जो आंकड़ा आया है वो 2.25 लाख हो चुके हैं, 2.25 लाख। और अगला आंकड़ा क्या दिया है? 790 पेशेंट प्रतिदिन नए आ रहे, नए 790 लोग। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट दी है कि भारत में जिस ढंग से खाद्यान्न और ये पेस्टिसाइड, यूरिया, जहर और दिनचर्या है, यदि भारत के लोग नहीं संभले ना तो उनकी स्थिति वो होने वाली है अगले 10 साल में जो डायबिटीज की हो चुकी है। हर 10वां आदमी कैंसर पीड़ित होगा, ये हालत होने वाली है देश में। ये सब इस खेती बाड़ी का परिणाम है जो जहर हम खा रहे हैं। और इसके एक दुष्परिणाम नहीं है। ब्राजील की एक रिपोर्ट आई है, वहां के किसानों के DNA तक चेंज हो रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आगे जो बच्चों को खाना दे रहे हो जहर वाला, ये इससे बालक बच्चे संतान उत्पत्ति भी करने की स्थिति में नहीं बचेंगे। हम जा कहां रहे हैं? कितनी बर्बादी की ओर। थोड़े से लाभ के लिए, और लाभ भी क्षणिक है, थोड़े दिन का। किसान भाइयों, ये भगवान की सृष्टि, इसको हमने बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसको आबाद करना चाहिए। आप यदि प्राकृतिक खेती की ओर नहीं आए तो आने वाला समय इतना खतरनाक है। UNO की रिपोर्ट ये भी है कि अगले 40-50 साल तक यही खेती चलती रही तो सारी धरती ऐसे बन जाएगी जैसे आपके घर के फर्श होते हैं, एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। धरती बिल्कुल जवाब दे देगी, पत्थर बंजर बन जाएगी। और वो बन चुकी है धरती पत्थर। आपके यूरिया, DAP में 45% तो नमक होता है। और आप तो समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग हैं। समुद्र के किनारे बताओ कोई फसल होती है क्या? बोलो, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो नमकीन पानी ने धरती को बंजर बना दिया। और आप अपने खेतों में पैसे दे करके नमक डाल रहे हो ताकि धरती बंजर हो जाए और अगली जो पीढ़ी पैदा कर रहे उनको कुछ ना मिले। कितना बड़ा अपराध। आप यही खेती करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। न हम उपजाऊ जमीन दे पाएंगे,
न उनके लिए पानी शुद्ध दे पाएंगे, न हवा दे पाएंगे, और वो बेचारे हमें कोसते रहेंगे हमारे बड़ेले कैसे थे जो सारी धरती बर्बाद करके हमें दे करके चले गए। और ये धरती बंजर हो चुकी है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ भैया, एक वीडियो है वो चलाओ, बंजर भूमि की ड्रिल वाली। ये सच्ची घटना है और आप इसको सुनो ध्यान से। 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज़्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहाँ पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह ज़मीन इतनी कठोर क्यों है। क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस ज़मीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं क्या वो भी ज़मीन इतनी कठोर है। तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहाँ पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए ज़मीन लीज पर ली है उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। अब बंद करो। जबकि गुरुकुल आपने देखा भाई किसानों, और जब मैंने ये घटना देखी तो मैंने देश के अलग अलग भागों में यूनिवर्सिटीज में ये काम करवाया और पाया कि सारे देश में ऊपर की जो 6-7 इंच मिट्टी है ना, उसमें तो आप हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बार बार उसको जोतते हैं तो वो ठीक है। लेकिन उसके नीचे इतनी बड़ी पत्थर जैसी लेयर बन चुकी है, जो पानी बरसता है बारिश का धरती नहीं पी रही, एकदम बाढ़ आ जाती देश में। और अकाल पड़ता है तो भी फसलें बर्बाद, ज़्यादा पानी आ गई तो भी फसलें बर्बाद। लेकिन मेरे खेत में कितनी भी बारिश हो जाए, 24 घंटे के बाद पानी ढूंढा नहीं मिलता, सब धरती माँ के पेट में चला जाता है। और वो कैसे जाता है, कौन इस काम को करता है, दूसरा वीडियो और देखो और अपने भी खेत को देखना। ये देखो, ये भी मेरे किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है
और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, अड़सिया, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। ये देखो, और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, ये उन परपोटा, छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये देखो, ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, परपोटा, ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये बंद करो। देखा खेडूत भाइयों, इतना अड़सिया है आपके खेत में। अब सुनो थोड़ी सी और बात। ये जो अड़सिया है ना, ये 3 प्रकार का है भारत में अपनी जमीन में भगवान ने जो दिया हुआ है। ये 10 फीट तक धरती में यूं छेद बनाता और ऊपर आता, यूं जाता, और कुछ यूं भी चलते हैं, कुछ यूं भी चलते हैं। और ये अड़सिया नीचे की मिट्टी को खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता है। आपके खेत की मिट्टी से, इसके पेट से जब वही मिट्टी पेट से निकल करके आती है तो उसमें 6 गुना नाइट्रोजन बढ़ जाता है, 9 गुना फास्फोरस बढ़ जाता है और 11 गुना पोटास बढ़ता है। और ये केचुआ बूढ़ा होकर मरता है तो धरती को 17 प्रकार के पोषक तत्व देता है। उसके बाद धरती को किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह है भगवान की व्यवस्था। एक अड़सिया अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। इतना बड़ा परिवार है इसका। और इसका कोई काम नहीं। मनरेगा वाले बुलाते हो ना, शाम को 300 रुपये मांग लेते हैं। और ये भगवान का भेजा मजदूर कुछ नहीं मांगता। ये आपसे ये कहता कि मेरे को काम कर लेने दो, और तुम कहते हो बिल्कुल नहीं करने दे, तेरे को मार के छोड़ेंगे। वाह समझदार खेडूत भाइयों, नमन है आपकी विचारधारा और आपके उन शिक्षक लोगों को जो ये डलवाते हैं। ये अड़सिया ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। और सुनो, जितनी बारिश होती सारा पानी उन छिद्रों से धरती माँ के पेट में चला जाता है। यदि प्राकृतिक खेती देश में हो तो बाढ़ आ ही नहीं सकती। पहले देश में दुनिया भर की बारिश होती थी, ये बड़े बुजुर्ग देखो कितनी होती थी, ये बाढ़ आती नहीं थी। अब थोड़ी सी होगी तो ही बाढ़, और अकाल भी पड़ता है। देखो प्राकृतिक खेती में ना अकाल की चिंता न वर्षा का भय। जब अकाल पड़ता हो ना, इसको ध्यान से सुनो, पढ़े लिखे भी आप। मई का महीना है, जून का, लूएं चल रही, गर्मी है, पानी कहीं नहीं है। आप अपने खेत में जाओ और फावले से धरती को खोदो। 1-2 फीट के बाद बे जाएगा कि नहीं? कमजोर विद्यार्थियों, बे जाएगा कि नहीं? तो जब ऊपर धरती तपेगी, नीचे बेज है, तो उसमें वाष्प बनेगा कि नहीं? वो वाष्प
10 फीट तक जो अलसिया ने छिद्र बनाया, उस छिद्र के द्वारा ऊपर आएगा और पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। जून में भी पौधा नहीं सूख सकता। यह है प्राकृतिक खेती। समझ में आए? और यही नियम जंगल में काम करता। वहां पानी कौन देने जाता है? यह है भगवान की व्यवस्था से जुड़ने का फायदा। और ये गौ माता ना मेरी बहनों, इसका जो छान हर जो जीवामृत घन जीवामृत बनाते हैं, उसमें अरबों खरबों असंख्य सूक्ष्म जीवाणु हैं। और ये जो धरती माँ है ना, ये पूर्ण है, ये भगवान की बनाई है। भगवान पूर्ण, उसकी रचना भी पूर्ण। आदमी अपूर्ण, उसका काम भी अपूर्ण। इसमें सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के छान में, सैकड़ों तरह के ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये जो आकाश है ना, हवा, इसमें 78.5% नाइट्रोजन है आकाश में, 78.5%। और वो गौ माता के पेट से निकले सूक्ष्म जीवाणु उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उससे भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। लोग कहते हैं ना, साइंटिस्ट, कहाँ से नाइट्रोजन आएगा, कहाँ से फास्फोरस आएगा, कहाँ से जिंक आएगा, कहाँ से मैग्नीशियम आएगा, कैसे प्राकृतिक खेती होगी? उनमें ये समझ ही नहीं। मैं बताता हूँ कैसे होगी। अब ध्यान से सुनो मेरी माँ, आपसे भी सवाल करूँगा मैं और आपसे भी। ये जो धरती माँ है, इसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो पौधे को चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन वो सारी चीजें जड़वत हैं, वो गांठ बना के पड़ी हैं, अपने आप वो पौधे का भोजन नहीं बनती। उन तत्वों से पौधे का भोजन बनाने का काम करता अलसिया। वो करते सूक्ष्म जीवाणु जो गौ माता के पेट से आते हैं। अब कैसे समझोगे? यूं समझो, बहुत सरल। आप सबके घर में रसोड़ा है कि नहीं माताओं? या इनका यूं ही काम चला देते हो? नहीं चलता ना, रसोड़ा है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। आपके रसोड़ा में बहनों, आपके रसोड़ा में घी है, चावल है, तेल है, आटा है, नमक है, गैस है, मोदी जी की दी हुई है कि नहीं गैस भी? अब तो छूट गया ना पिंड लकड़ी से, सारी चीज है। लेकिन आप रसोड़ा में भोजन बनाने ना जाओ तो भोजन बन के अपने आप बाहर आ जाएगा क्या? भाई रसोड़ा में सामान तो सारा है। भाई भोजन बनाने का सारा सामान है, लेकिन यदि बनाने वाली माँ, बहन, बेटी, कुक ना हो तो भोजन का सामान होते हुए भी भोजन नहीं बनेगा। गलत है कि ठीक है? बोलो, ठीक है। ऐसे ही, अब सुनो ध्यान से, ऐसे ही ये जो धरती माँ है ना, खेत आपके, ये भगवान का रसोड़ा है पौधों के लिए। इस धरती माँ में पौधे के भोजन की सारी चीजें हैं। उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ है। लेकिन वो ऐसे ही अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनता। जैसे रसोड़ा में नमक, तेल, आटा, चीनी, दाल सब कुछ होते हुए भी बिना बनाने वाले के भोजन नहीं बनता, ऐसे ही खेत में भी भोजन बनाने वाले हैं। और वो कौन है? वो देसी गौ माता के पेट में छान से निकले सूक्ष्म जीवाणु हैं। आगे समझ में? ये अलसिया है, मित्र कीट है। ये उस खेत में जो फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कार्पर है, उसको तोड़ते हैं, उसको खाते हैं, उसको पकाते हैं और पौधे की जड़ को देते हैं। लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आपने वो भोजन बनाने वाले ही मार दिए। तो फिर बताओ पौधे का भोजन कैसे बनेगा? यदि हमारे घर में कोई भोजन बनाने वाला ही नहीं होगा, सामान कितना भी रखा, भोजन कैसे बनेगा? आगे कि नहीं समझ में? नहीं आई? आगी माताओं, आपकी आगी, इनकी नहीं आई। ये तो कह रहे हम तो यूं ही डालेंगे यूरिया, यूं ही डीएपी डालेंगे, इनकी समझ में नहीं आई। आ गई?
तो भाइयों और बहनों, ये सारी बीमारियां अब अंत में समाप्त करता हूं। अब बोलना है, जो 50-40 साल के लोग, उनसे पूछता हूं, आज से 40 साल पहले कैंसर नाम की बीमारी को सुना था? हार्ट अटैक को सुना था? डायबिटीज को सुना था? हाई ब्लड प्रेशर हो गया सुना था? कोई किडनी फेल हो गई, कोई पेनक्रियाज फेल हो गई। अच्छा यूँ बताओ, किसी के दादा दादी ने घुटने बदलवाए थे और तुम क्यों बदलवा रहे हो? काम करते नहीं, घुटने बदलवाते। कमाल, देखो प्रोग्रेस। घुटनों से कुछ नहीं करते और घुटने बैठे बैठे बदल रहे। क्यों? आप और हम जो भोजन खा रहे सब में जहर है। दूध, पानी, हवा, साग, भाजी सब स्लो पॉइजन है। छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। और ध्यान करो खेडूत भाइयों, किसी, भगवान ना करे, किसी घर में एक भी कैंसर पेशेंट हो जाता है तो पूरे घर की शांति खत्म हो जाती है। जो पैसा कमाए सब दवाइयों में चला जाता है, हाँ या ना? तो इस सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्राकृतिक खेती है, जहर मुक्त खेती है, गाय आधारित खेती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी, जहां किसानों के लिए वो चिंताएं करते हैं, उन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। अब पूरे देश में ये मिशन चलेगा। इस पर सहयोग भी सरकार की ओर से मिल रहा है। और अब हर गांव में, गुजरात में हमने 3-3 गांव के क्लस्टर बना दिए। आपके गामड़ा में लोग आएंगे, शिक्षक हमारे, और आकर के आपको ट्रेनिंग देंगे फ्री में। बस आपने एक काम करना, सरपंच साहब तो इससे प्रेरित हैं हमारे, वो बाकी लोगों को भी इकट्ठा करें और लोगों को ट्रेनिंग दें। आप सब कम से कम इतना तो कर लो खेत में कि आपके बच्चे पोते जहर ना खाएं, उतना तो शुरू करो। और फिर आपको 2 ही साल में पता लगेगा कि सारे में करना पड़ेगा। मैंने पहले अपने आप 5 एकड़ में शुरू किया था। जब 5 में मैं सफल हुआ, फिर मैंने 10 एकड़ में किया। 10 में मैं सफल हुआ, मैंने 20 एकड़ में किया। 20 एकड़ से मैंने सीधे 100 एकड़ में किया। और अब मैं पूरे 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ। और मेरा उत्पादन, भाइयों और बहनों, रासायनिक खेती वालों से ज़्यादा हो गया। खर्चा मेरा है ही नहीं। गौ माता का छान और गौमूत्र, थोड़ा गुड़ और बेसन, और इसमें बाजार से कुछ नहीं लाना है। आपका खर्चा ही खत्म हो गया तो वो भी तो आमदनी हो गई। अब मेरे खेतों में इस साल डांगर था, 120 एकड़ में डांगर। डांगर समझते हो ना, चावल की खेती, 120 एकड़ में था। और मेरे कुछ पड़ोसी लोगों ने रासायनिक भी डांगर लगा रखा था। उनका खर्चा प्रति एकड़ 20,000 रुपये था रासायनिक वाले का। मेरा खर्चा 2,000 रुपये एकड़ था। उसने पानी 100% प्रयोग किया, मैंने पानी 50% प्रयोग किया। उसका 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ, मेरा 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। उसके डांगर चावल को खा के कैंसर होगा और मेरे चावल को खाकर ओलंपिक में मेडल लेकर के आएगा। ये फर्क नहीं है? अरे मेरी धरती भी बढ़िया बन गई, पानी भी बचाया, पर्यावरण भी बचाया, मैंने दुनिया को जीवन दिया। ये भगवान क्या इसका आशीर्वाद नहीं देंगे? और एक तरफ हम लोगों को कैंसर करके अस्पताल भर दिए, सब लोग बीमार कर दिए। ये पाप है, अपराध है। तो इस खेती को छोड़िए, प्राकृतिक खेती को समझो, उसमें उत्पादन कम नहीं होगा। जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, ये जैविक खेती नहीं है। आप 5 आयाम पूरे करेंगे, पहले ईमानदारी से उसको करेंगे तो पहले ही साल आपको उत्पादन पूरा मिलेगा। आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। पुनः
हमारे मंच पे गिरी बापू जी, महेश भाई कसवाला जी, पुरुषोत्तम भाई गेवरिया जी, और मंच पर आप परिवार चंपू भाई धादल जी, और आप सब किसान मित्रों ने, हमारी आदरणीय माँ बहनों ने लंबे समय मेरी बात सुनी। बोर तो नहीं हो गए? समझ में आई बात? तो अब कुछ दक्षिणा दोगे या यूं ही भेजोगे वापस? दोगे? आपको तो इतनी बड़ी दक्षिणा डॉक्टर संजय जी ने दे दी 25 करोड़ की। मैं रुपए नहीं मांगता, मैं तो एक ही मांगता हूं कि आप ईमानदारी से भगवान को साक्षी मानकर अपने खेतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी पीढ़ियों को बचाओ। अरे जीवन नहीं तो इस धन का क्या करोगे? छोटे छोटे बच्चे, कीमती आदमी शाम को ठीक सवेरे मर गया, जिसको टेस्ट करा उसी को कैंसर मिल रहा है। क्या जिंदगी है ये? इससे बचने का तरीका है। जब ये 40 बरस पहले नहीं थी तो अब कहां से आ गई? 40 बरस पहले ये जहर नहीं था खेतों में जो आप डाल रहे हो, वो प्राकृतिक था। आप दोबारा उसकी ओर लौटिए। और प्रधानमंत्री जी के हम आभारी, उन्होंने एक और बड़ा कमाल किया है। अब जो आपकी गाय माता है ना, गाय भैंस, किसान उनको भी पालेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी और खेती में गोबर गोमूत्र काम आएगा। उसके लिए भी नस्ल सुधार का एक बहुत बड़ा काम देश में हुआ और गुजरात में ने उसमें सबसे ज़्यादा पहल की है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ाने में रात दिन लगी हुई है। कृषि विभाग, मुख्यमंत्री सब साथ हैं। और पशुपालन विभाग में एक सेक्स सॉर्टेड सीमन आया है अब नया। ऐसा सीमन गाय भैंस जिससे गर्भित होंगी तो वो बछड़ा नहीं देगी, बछड़ी ही देगी। अब बैलों की जरूरत नहीं, ट्रैक्टर ने खत्म कर दिया। अब आपकी गाय डबल स्पीड से आएंगी। और वो क्योंकि बहुत उन्नत बुल सांड से सीमन बनते हैं, उससे बहुत उन्नत दूध देने वाली गाय पैदा होंगी। और ये काम मैंने खुद किया। और मजे की बात, सरकार को सीमन बनाने में 600 रुपये का खर्च आता है, लेकिन गुजरात सरकार ने आप खेडूत के लिए वो कुल 50 रुपये में कर दिया है, केवल 50 रुपये में। अब जो किसान भाई गाय भैंस पालते हैं वो अपनी गाय को वही सीमन लें, सेक्स सॉर्टेड। वो दवाई मिलता है यहाँ पशुपालन अस्पताल में, सरकार ने व्यवस्था की। उससे बछड़ी ही आएगी और ज़्यादा दूध वाली आएगी। यदि आपकी गाय एक पूरा दिन में 8 से 10 लीटर दूध देती है तो सेक्स सॉर्टेड सीमन की बछड़ी जब बच्चा देगी वो एकदम 14-15 लीटर पे जाएगी। और फिर उस बछड़ी को आगे ऐसे गर्भित कराओगे, फिर वो 18-19 पे जाएगी और वो फिर 20-21 पे जाएगी। मैं खुद खेडूत हूँ और मैं नस्ल बनाने का मास्टर हूँ पूरा गाय की। मैंने अपनी बनाई। मेरे पास 1982 में मैंने काम शुरू किया था, पूरी ट्रेनिंग लेके। मेरे पास 10 गाय थी और वो 10-10 लीटर ही दूध देती थी। मैंने यही तरीका अपनाया ब्रीड बनाने का। उस समय सेक्स सॉर्टेड सीमन नहीं थे, इसलिए मेरे को टाइम ज़्यादा लगा। अब तो बहुत बड़ा कल्याण हो गया है। 1982 से 10 किलो दूध की गाय से इस समय तैयार करते करते मेरे पास 61 लीटर पर डे की गाय है। 61 लीटर दूध देने वाली। 40 से 50 गाय मेरी ऐसी हैं जो प्रतिदिन 40 से 50 लीटर ही दूध देती हैं। आपके 5 एकड़ का किसान और मेरी एक गाय आपसे ज़्यादा कमाई करती है। हाँ या ना बोलो? और अब तो ये सेक्स सॉर्टेड सीमन आ गया। पिछले वर्ष मैंने 100 गाय गर्भित कराई इसी सेक्स सॉर्टेड सीमन से। मेरी 92 बछड़ी पैदा हुई एक साल में, 92 बछड़ी। और मेरी गाय तो 40-50 लीटर की हैं। उनसे जो बच्ची होगी वो तो अपनी माँ से भी अच्छी आएगी। 1-1 लाख पैदा होते ही मेरी बछड़ी का रेट है। 1 लाख मिलती नहीं, लोगों को सिफारिश करते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? सरकार ने सुविधा दे दी।
इतनी मदद सरकार दे रही है, इनका लाभ उठाओ, कृषि को भी बचाओ और गौ माता को भी बचाओ, तब हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, मंच पर उपस्थित सभी भाइयों का और मंचपरा परिवार का पुनः आपके गांव को स्वर्ग धाम बनाने की दिशा में इनका प्रयास सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।